सभी किसान भाइयों और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज का ये वीडियो थोड़ा सा खास रहने वाला है। जीरा के व्यापारियों के लिए, जीरा के किसान भाइयों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। जुलाई का सीजन चल रहा है, आगे चल के त्योहारी मांग निकलने के लिए आ रही है। बहुत सारे लोगों ने अपना स्टॉक बचा के रखा हुआ है। जिस हिसाब से जीरा के भाव गिर रहे थे और फिर रिकवरी देखने के लिए पिछले 2-3 हफ्तों से, उसके बाद फिर एक गिरावट इस वीक हमें देखने के लिए मिली। तो काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल जीरा के मार्केट में, तो इसके ऊपर ये वीडियो है। आगे चल के क्या सिनेरियो जीरा का रह सकता है। 2000 अगर आप देखेंगे, 2022, 2023, 2024, अगर ये 2-3 साल का अगर एवरेज मिला के देखेंगे तो जीरा ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन 2025 में जिस हिसाब से एक हैवी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स देखने के लिए मिला था, उसके बाद जो जीरा के भाव गिरते हुए हमें स्पेशली 2025 में देखने के लिए मिले थे। लेकिन इस बीच में इंडस्ट्री के आंकड़े हों, चाहे गवर्नमेंट के आंकड़े हो, हर जगह से जो नंबर्स निकल के आ रहे थे कि 2025 में जीरा का प्रोडक्शन काफ़ी कम रह सकता है। इसको देखते हुए बहुत सारे किसान भाइयों ने, बहुत सारे व्यापारी भाइयों ने अपना स्टॉक बना के अभी भी रखा हुआ है। मन में एक ये है कि आगे चल के क्या रहेगा जीरा के भाव, तो देखेंगे। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और इसी के ऊपर ये वीडियो है। और हमेशा की तरह प्यार दीजिएगा, और मेहनत करके मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए बहुत सारी जानकारी। और इस वीडियो में हम जनरली चर्चा करेंगे, इंडिया के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ चाइना के बारे में चर्चा करेंगे, सीरिया, टर्की, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे वही निवेदन रहेगा मेरा कि सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि अगर जब मुझे लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और सारी चीज़ें आप लोग के लिए ऐसे लेके आया करूँगा। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर एक देना चाहूँगा कि टोटली इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप करते हैं इसके बेसिस पे, तो एक बार अपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनसे ज़रूर सलाह लें। और वायदा बाज़ार में अगर करते हैं तो एक बार सोच समझ के करें, क्योंकि एंट्री लेवल, एग्ज़िट लेवल काफ़ी ज़्यादा मायने करता है। मैं ट्रेंड बता दूँगा और उसके बाद गलत जगह एंट्री करेंगे तो फिर आप वो ठीक नहीं है एक तरह से। तो अपने बुद्धि विवेक से करें, ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की। अभी क्या चल रहा है मार्केट में? अगर अभी मार्केट की बात करेंगे तो वायदा बाजार में 19,700 के आसपास मार्केट चलते हुए दिख रहा है अभी। ठीक है। ऊंझा मार्केट में 20,365 के आसपास, और जोधपुर मार्केट में 21,000। अगर अभी तक, अगर 2025 की स्पेशली बात करेंगे तो एनसीडीएक्स पे 21% तक भाव गिरते हुए दिखे हैं। ऊंझा में 17%, जोधपुर मार्केट में 25%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि पिछले साल अगर आप देखेंगे, पिछले साल जो रेट था उसके कंपेयर में अभी क्या परसेंटेज हुआ है, कितने परसेंटेज की गिरावट है, जब बढ़त है। तो पिछले साल के कंपेयर में 32% एनसीडीएक्स ऊंझा मार्केट, 31%, जोधपुर में 33%। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पिछले महीने के कंपेयर में अभी तीनों जगह पे 2% की गिरावट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, नीचे निचले स्तर पर जीरा के भाव खिसकते जा रहे हैं, खिसकते जा रहे हैं और उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्रोडक्शन के साइड से कि आखिर जो डाउन ट्रेंड है, प्रोडक्शन की सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है, और ग्लोबल मार्केट में इंडिया के अलावा प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप व्यापारी हैं तो ये मत सोचिए कि जीरा सिर्फ इंडिया में ही, इंडिया के ही लोग खाते हैं। पूरे विश्व में जीरा का उत्पादन होता है और पूरे विश्व में इसकी डिमांड रहती है। लेकिन जो गिनी चुनी कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और इंडिया में अगर मान के चलेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6 लाख टन से लेकर 8 लाख टन के बीच में, 8.5 लाख टन के बीच में प्रोडक्शन ऊपर नीचे होते रहता है। इस साल कितना प्रोडक्शन मैं आपको अगले वाले बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। उसके बाद सीरिया हुआ, टर्की हुआ, चाइना हुआ, ईरान हुआ। सीरिया में 30,000 टन के आसपास, टर्की 50,000, 55,000 के आसपास। चाइना में प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है लगातार। अगर आप 10 साल पहले की बात करेंगे तो चाइना में लगभग 20,000 टन के आसपास प्रोडक्शन हुआ करता था। अभी 70,000 टन के आसपास चाइना का प्रोडक्शन पहुंच चुका है। उसी तरह ईरान भी है। ये सारी कंट्री न सिर्फ प्रोड्यूस करती हैं, एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो ये तो रहा कंट्री वाइज। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, और इंडिया में अभी देखते हैं कि प्रोडक्शन के हिसाब से अभी जो अराइवल्स के नंबर आ रहे हैं, अराइवल्स कैसे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के नंबर मैंने निकाले, क्योंकि मंडियों के हिसाब से अगर आप नंबर निकालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कथन रहते हैं, बैग्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक ट्रेंड पकड़ता हूँ
कि एक ट्रेंड मिल जाता है कि अभी कैसा अराइवल्स आ रहा है, और गवर्नमेंट के वेबसाइट से वो नंबर मैं निकाल लेता हूँ। हो सकता है ये नंबर ऊपर नीचे हो, एग्जैक्ट ना हो, लेकिन आपको एक ट्रेंड जरूर मिल जाता है कि अभी मार्केट में हो क्या रहा है। अभी के अनुसार अगर आप जून में जाएंगे तो लगभग 23,000 टन के आसपास का अराइवल जीरा का आया था, और पिछले साल के कंपेयर में पिछले साल इसी टाइम पे 33,000 टन के आसपास था। तो पिछले साल के कंपेयर में 25% जो जीरा का अराइवल है पिछले साल के कंपेयर में जून में कम आया था। लास्ट मंथ के कंपेयर में भी देखेंगे तो जो अराइवल थे 33,000 टन के आसपास था लास्ट मंथ में, तो लास्ट मंथ से भी 25% कम आया था। तो अराइवल जो है अगर आप देखेंगे ये ब्लू वाला ये जो बार है ये लगातार कम होते जा रहा है, और ये जो टाइम रहता है मार्च अप्रैल में, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जीरा मार्केट में आता है। ठीक है, इसके बाद धीरे 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 श्रिंक होने लगता है। 5 ईयर एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन वाली लाइन दिखा रही है, और इसके नीचे ही बैठा हुआ है इस साल का जो अराइवल। तो कहने का मतलब साफ है, जो अराइवल्स के जो नंबर आ रहे हैं वो पिछले 5 साल के एवरेज नंबर से कम है। ठीक है, यानी कि इससे ये इंडिकेट जरूर होता है कि सप्लाई मार्केट में अभी कम है। डेली सप्लाई के हिसाब से देखेंगे तो डेली अराइवल्स में देख रहा था 600 से लेकर 700 टन के आसपास डेली अराइवल्स बैठ रहे हैं। उसको आप बैग्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा कितना बैग्स आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सप्लाई मार्केट में अभी कम है, और आगे चल के सप्लाई आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये कम होती जाएगी। इंडिया में इस टाइम पे सप्लाई रहती ही नहीं है, स्पेशली जुलाई अगस्त की बात करेंगे, सितंबर की बात करेंगे तो इस टाइम पे सप्लाई नहीं रहेगी। सोइंग यहाँ से जरूर स्टार्ट होने लगती है अक्टूबर नवंबर से दिसंबर से, जो फ्रेश अराइवल्स आने शुरू होते हैं, फिर अगले साल आपको फरवरी मार्च से आने शुरू होंगे। तो अभी कहने का मतलब है कि अगले 6-7 महीने 7-8 महीने मान के चलिए कि जो भी क्रॉप है वो इसी साल के सप्लाई पे डिपेंडेंट है, और इस साल की सप्लाई देख के मुझे लगता है कि आगे चल के सप्लाई को लेके दिक्कतें आने वाली हैं। एक्सपोर्ट को लेके मैं देख रहा था, एक्सपोर्ट ओवरऑल मार्च से लेके अप्रैल से लेकर मार्च तक 2024 और 2025 के नंबर्स में लेके आया था, और 212 जो खड़ा वाला जीरा है उसका एक्सपोर्ट हुआ था। ठीक है, हर चीज को मिला देंगे तो 220 के आसपास पहुंचता है ये। तो 212,000 टन यानी 2,12,000 टन के आसपास एक्सपोर्ट हुआ था ये। 2025 की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि मार्केटिंग ईयर 2025 अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025। मार्च के बाद के भी नंबर हैं, अप्रैल और मई के, जून के। तो जिनको चाहिए होगा वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं ऐसे ही नहीं आपको दूंगा। तो कहने का मतलब है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मार्च के बाद जो एक्सपोर्ट के नंबर्स आए थे अप्रैल के और मई के, उसमें हमने देखा था कि जीरा का एक्सपोर्ट इंडिया से कम हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि एक्सपोर्ट कम हुआ है, यानी कि सप्लाई कम है, इसलिए एक्सपोर्ट पिछले साल के कंपेयर में कम हुआ है। 19,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट आपको अप्रैल 2025 में बनते हुए दिखा था। मई में कितना था आप देखेंगे आगे। ठीक है, सारी डिटेल्स रिपोर्ट आपको ऐसी नहीं मिलेगी, खुद से भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट के हिसाब से वही मैं दिखा रहा था कि जो 2024-25 का एक्सपोर्ट था वो अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में काफ़ी बेहतरीन नंबर्स हैं ये, कंपेयर टू 2021-22, 2022-23, 2023-24 से तो ज़्यादा ही था। इससे पहले जो एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ था 2020-21 में 2,87,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ था। लेकिन इस बार भी 2024-25 में अच्छा खासा एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन 2025 में कैसा एक्सपोर्ट होगा, 2025-26 में आपको क्या लगता है कितना एक्सपोर्ट होना चाहिए? इतना होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि इतना होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई तो कम है तो एक्सपोर्ट होगा कहाँ से? जब खुद का पेट नहीं भरेगा तो ग्लोबल मार्केट को खिलाएंगे कहाँ से? खुद की भी तो डिमांड है। भारत के लोग मसालों के शौकीन है, और जितने मसाले भारत में खाए जाते हैं, मुझे नहीं लगता है वर्ल्ड में कहीं पे खाए जाते होंगे। हर चीज़ में मसाले पड़ते हैं, और जीरा, धनिया, हल्दी, चाहे जो भी मसाले हो, गरम मसाले, इंडिया के लोग प्रोड्यूस तो करते ही करते हैं, कंजम्पशन भी उसी हिसाब से करते हैं। और आपको भी पता है इंडिया भी मसालों का देश शुरू से ही जाना जाता रहा है। जो फूड हैबिट है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो तो इंडिया के हैं ही। तो अभी ये क्या इंडिकेट करता है, एक्सपोर्ट के हिसाब से एक्सपोर्ट भले कम हो रहा है लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन कम नहीं होने वाला है। आप यकीन मानिए आगे चल के आपको कंजम्पशन बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन साथ साथ आपको ये जानना चाहिए कि सीजनैलिटी जनरली एक्सपोर्ट की रहती क्या है, किस टाइम पे एक्सपोर्ट जनरली बढ़ता है। तो ये टाइम जनरली इस टाइम पे सप्लाई ज़्यादा रहती है, तो इस टाइम पे एक्सपोर्ट डिमांड रहती है, और ये एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम होते जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे एक्सपोर्ट थोड़ा सा नवंबर में बढ़ते हुए दिखता है, उसके बाद फिर कम, फिर ये फरवरी मार्च से बढ़ना शुरू होता है, और फरवरी से बढ़ते बढ़ते ये जून तक बढ़ते ही जाता है। तो आगे चल के एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन
मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे करे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन डाउन ट्रेंड में ही रहेगा एक्सपोर्ट। अभी जिस हिसाब से भाव गिरे थे, प्राइस थोड़े से कॉम्पिटिटिव हुए जरूर थे, और लगभग 18,000 19,000 जब जीरे के भाव आ जाते हैं इस टाइम पे, एक्सपोर्ट की डिमांड अपने आप निकल के आती है, क्योंकि ये जो प्राइस लेवल है ये ग्लोबल मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है, चाहे चाइना की क्रॉप हो, चाहे सीरिया की क्रॉप हो, टर्की की क्रॉप हो, इन सारे क्रॉप के कंपेयर में इंडिया के भाव सस्ते रहते हैं, और इसके चलते ग्लोबल मार्केट में डिमांड आ जाती है। तो अभी मुझे लगता है अभी एक्सपोर्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है इंडिया में, और इन स्तरों पे जैसे अभी ऊंझा मार्केट में 20,000 के आसपास का लेवल चल रहा है, आगे चल के आप देखेंगे धीरे धीरे भाव भाव बढ़ते जाएंगे, और उसका मेन कारण रहेगा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, सीजनैलिटी जरूर बोलती है कि आगे चल के एक्सपोर्ट कम रहता है, लेकिन जिस हिसाब से अभी प्राइस का पैटर्न चल रहा है, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक्सपोर्ट के नंबर आपको सुधरते हुए दिख सकते हैं। प्राइस सीजनैलिटी के हिसाब से जाएंगे तो प्राइस सीजनैलिटी आपको यही बताती है कि जून के बाद जुलाई से ये जो प्राइस रहते हैं जनरली अपसाइड में ही ट्रेड करते हैं। तो पॉसिबिलिटी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, जुलाई अगस्त तक प्राइस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। अगस्त के बाद थोड़े से मार्केट स्टेबल हो जाता है सितंबर अक्टूबर तक, और फिर अक्टूबर के बाद से प्राइस बढ़ने शुरू होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस है अभी जो 20,000 का लेवल चल रहा है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट की डिमांड जो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे जीरा के भाव काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, और एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़नी चाहिए। दूसरा क्या है कि सप्लाई आपको कम होती हुई दिख रही है। तीसरा क्या है कि चाइना की क्रॉप अभी मैं देख रहा था, मैं आपको दिखाऊंगा। चाइना में पिछले साल के कंपेयर में इस साल क्रॉप थोड़ी सी कम होने की संभावना है। जो मैं आपको बता रहा था 70,000 टन के आसपास की क्रॉप जनरली रहती है, लेकिन इस साल चाइना की क्रॉप थोड़ी सी कम रह सकती है। तो वो एक फायदा मुझे लगता है कि आपको होना चाहिए। जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जो सबसे ज़्यादा जाता है इंडिया से, वो जाता है 26% चाइना को ही जाता है। चाइना सबसे ज़्यादा खरीदारी करता है, और चाइना के बाद जो सेकंड नंबर पे है बांग्लादेश, यूएई, ठीक है, यूएसए, ये सारी कंट्री जनरली खरीदती हैं। नेपाल है, ब्राज़ील है, सऊदी अरबिया है, जनरली ये सारी कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया से जीरा खरीदती हैं। अभी बीच में ट्रेड टेंशन बांग्लादेश के साथ हो रहा था, और उसके चलते आपने देखा था हल्दी के भाव गिरते हुए दिख रहे थे। काफ़ी सारे मसाले बांग्लादेश खरीदता है, उसके बाद उसको री एक्सपोर्ट भी करता है, खुद भी कंज्यूम करता है। बांग्लादेश के साथ मुझे लगता है धीरे धीरे स्थितियां सुधरती हुई दिखेंगी, और क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है, इंडिया के अलावा इसका काम चल ही नहीं सकता है। बहुत सारी चीज़ें इंडिया से खरीदता है बांग्लादेश, और इंडिया से नहीं खरीदेगा तो खरीदेगा कहाँ से, सीधी सी बात है। जैसे कॉटन खरीदता है, अगर इंडिया से नहीं खरीदेगा, गारमेंट का सबसे बड़ा हब है बांग्लादेश, आपको पता है, मसाले इंडिया से ही खरीदता है। फिर उसके अलावा आप देखेंगे मस्टर्ड मील खरीदता है, जो सरसों की खल्ली है वो बांग्लादेश इंडिया से भर भर के खरीदता है। सोया मील खरीदता है। तो अगर इंडिया से नहीं खरीदेगा तो दूसरे देश से खरीदेगा तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, और ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा तो फिर अर्थव्यवस्था चरमराएगी, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के पास कोई चारा है नहीं, ये सीधी सी बात है। तो बांग्लादेश भी आतुर है इंडिया के साथ रिलेशन सुधरे, और लगातार बातचीत हो रही है। अभी इंडिया ने क्या किया था, जो इंडिया से जूट जूट का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, चाहे इंपोर्ट होता है, उसको लेकर बातें हो रही थी, और रिस्ट्रिक्शन लगा था, ठीक है, स्पेशली बांग्लादेश से। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेड टेंशन को बढ़ा रही थी, लेकिन आगे चल के स्थितियाँ सुधरेंगी, और जो डिमांड है बांग्लादेश से भी निकल के आनी चाहिए, चाइना से भी निकल के आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जो मैं आपको बता रहा था चाइना के ऊपर मैं लेके आया था। चाइना में जनरली होता क्या है, चाइना में सबसे ज़्यादा जो क्रॉप होती है, तो वो होती है आपको, हाँ, ये जो रीजन है जिनजियांग, जिनजियांग में सबसे ज़्यादा चाइना की क्रॉप होती है, और वहाँ का वेदर कंडीशन अभी, वहाँ पे हार्वेस्टिंग चल रही है, वेदर कंडीशन वहाँ पे काफ़ी नॉर्मल है। तो क्रॉप को लेके बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, क्रॉप कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन अभी हार्वेस्टिंग के हिसाब से चाइना में अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, और अच्छी खासा मान के चलिए कि सिचुएशंस अभी वहाँ पे वेदर सिचुएशंस बेटर हैं। तो चाइना की क्रॉप अभी मार्केट में आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आ सकती है क्या, आएगी मार्केट में, लेकिन अभी चाइना के जो प्राइस हैं इंडिया के कंपेयर में महंगे हैं, तो इसलिए इंडिया की डिमांड मार्केट में भी बनी हुई है।
उसी तरह अगर चाइना के अलावा आप देखेंगे, टर्की की बात करेंगे तो टर्की में भी देख रहा था वेदर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहने वाला है, स्पेशली अगस्त में और जुलाई में। तो वेदर के साइड से बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ये नहीं है। वही हाल सीरिया का भी मैं देख रहा था मैप, सीरिया में भी अगर आप देखेंगे तो ड्रायर वेदर कंडीशन दिखा रहा है ज़्यादातर जगह पे। तो जो वेदर को लेके जो फसल में अगर जब कटाई होने लगती है और बारिश होने लगे तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है सीरिया, टर्की और चाइना में। तो आगे चल के एक्सपोर्ट की डिमांड बनी रहेगी। ये एक रिस्क है प्राइस को लेके। अगर मान लीजिए प्राइस अगर गिरते हैं, अगर सपोज जीरा के भाव अगर गिरने लगते हैं, तो एक लेवल्स आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आगे चल के सीरिया, टर्की और चाइना से भी मार्केट में क्रॉप आ सकती है, चाहे आएगी, इसका भी असर मार्केट पर हो सकता है। तो निचला स्तरों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। एक स्तर के बाद आपको पोजीशन कट करनी चाहिए, स्पेशली वायदा बाजार में। तो ये तो रहा ग्लोबल मार्केट की बातें। और थोड़ा सा इंडियन मार्केट प्रोस्पेक्ट से अगर आप बात करें एनसीडीएक्स स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स के हिसाब से मैं देख रहा था 4,613 टन के आसपास दिखा रहा था वीकली स्टॉक्स जो है। ये 10 जुलाई का नंबर है। तो 4,600 टन के आसपास एनसीडीएक्स के पास जीरा का स्टॉक पड़ा हुआ है। और पिछले साल ये कितना नंबर था, पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो वो भी नंबर मैंने निकाला था और वो नंबर निकल के आ रहा था 123 टन। तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल जीरा का स्टॉक्स एनसीडीएक्स के पास काफ़ी ज़्यादा है। इसके चलते भी जीरा के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, और नहीं बढ़ रहे थे, बार बार दबाया जा रहा था, बार बार दब रहे थे। लेकिन आगे चल के स्टॉक्स भी निकलेंगे, क्योंकि सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में है नहीं, तो जो स्टॉक्स हैं वो तो निकलने पड़ेंगे। देखते हैं क्या रहता है। लेकिन प्राइस सिनेरियो के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो प्राइस के हिसाब से एक बार बात कर लेते हैं। और प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके चल रहा है वीकली चार्ट पे, और ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है 19,400। अगर पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो एक इनगल्फिंग पैटर्न, मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था, इनगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट पे बना हुआ है। और ये इंडिकेट करता है कि आगे चल के चीज़ें बढ़ सकती हैं, प्राइस बढ़ सकते हैं। 19,400 के लिए मेरे हिसाब से सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे अगर निकल जाता है 19,400 के नीचे, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 18,800 18,700 आएगा। अगर 18,700 के नीचे मार्केट निकला तो जो भी व्यापारी हैं, किसान है, चाहे जो भी है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, उसके बाद आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि सपोर्ट इसके बाद सीधे नीचे आपको 17,000 के आसपास आएगा। तो सिचुएशन इस हिसाब से बन रहे हैं। मैं क्लियर कट चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। और मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले, आपको एनुअल वीडियो जब बना रहा था, जनवरी में ही बना रहा था, उस समय मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि 18,000 से मार्केट सपोर्ट लेके चढ़ सकता है, 18,500, और वहीं से सपोर्ट लेके चढ़ रहा है। अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी 17,000 चला जाएगा। मेरे कहने का इंडिकेशन बस वही है कि मार्केट अगर 18,800 चाहे 18,500 के नीचे जाता है, चाहे 18,000 ही पकड़िए, तो बाई साइड में मत बैठिएगा, क्योंकि चाइना की क्रॉप है, सीरिया की क्रॉप है, टर्की की क्रॉप है, और जुलाई अगस्त में ग्लोबल सप्लाई यहाँ से मार्केट बढ़ते रहता है। अभी पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी अगर डोमेस्टिक सिनेरियो देखेंगे तो 90% चांस है कि मार्केट ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आगे चल के फेस्टिव डिमांड है, त्योहारों का सीजन निकलेगा। आपको भी पता है आगे चल के जैसे जैसे रक्षाबंधन आता है, ठीक है, गणेश चतुर्थी के बाद से फेस्टिवल खुल जाते हैं। और जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक ये जो टाइम रहता है इंडिया का, ये जनरली फेस्टिवल का टाइम रहता है। और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है मसालों की, तेल की, दलहन की, सारी चीज़ों की डिमांड जनरली इस टाइम पे रहती है, और इसको बोलते हैं फेस्टिव फेस्टिव टाइम। आप देखेंगे जो लोकल बायर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इन स्तरों पे एक्टिव हो गए, स्टॉक करके रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगे। और ऊपर में मुझे लगता है कि पहले आपको 21,200 21,300 के भाव दिखेंगे, और उसके ऊपर फिर धीरे धीरे आप देखेंगे 23,000 तक। मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त से पहले पहले 23 अगस्त मान के चलिए, 23,000 तक के भाव आपको, 23 से 24,000 तक के भाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन मैं अभी 23,000 ही बोलूँगा। इसका कारण भी है। इसका कारण ये है कि अगर आप टेक्निकल के हिसाब से अगर आप जाते हैं और एक कोई ट्रेंड लाइन अगर आप खींचते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलता है, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे मार्केट मान लीजिए यहाँ से बढ़ता भी है, तो ये लेवल्स यहाँ पे आके कहीं पे एक बार रुकने की कोशिश करेगा, और वो 23,200 23,100 का लेवल दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर चलता भी है लगातार बिना रुके, तो 23,000 के आसपास इसका हर्डल आपको फेस कर सकता है।
23,000 टूटता है तो मार्केट का भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्ज्वल लग रहा है। तो दोनों साइड की मैंने चीज़ें आपको बताई, सपोर्ट भी बताया, रेजिस्टेंस भी बताया। अपने बुद्धि विवेक से ट्रेड करें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है? और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मैसेज मुझे करेंगे। ये नंबर्स मेरा मैं लास्ट में आपको शेयर करूँगा, लेकिन उसके पहले एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर की थी और बैलेंस शीट के हिसाब से जीरा की जो बैलेंस शीट है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है प्राइस के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि एंडिंग स्टॉक मैं देख रहा था कि 33% तक कम होते हुए दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट भले कम है 23%, क्योंकि सप्लाई कम है तो एक्सपोर्ट कम रहेगा। एंडिंग स्टॉक 33% तक कम है। प्रोडक्शन आप देखेंगे 19% तक कम है, 6,20,000 टन का प्रोडक्शन है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा थे, उसके चलते आप देखेंगे कि लगातार दबाव बना हुआ था, लेकिन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक अभी निकल चुके हैं, सप्लाई कम आ रही है। टोटल सप्लाई आगे चल के आप देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो 9% तक कम रह सकती है। एंडिंग स्टॉक कम है, इसके चलते आगे चल के जीरा के भाव को सपोर्ट मिलेगा। तो ये था जीरा पे मेरी राय, आपको कैसी लगी? और सबसे बड़ी बात है कि अगर रिपोर्ट्स चाहे डिटेल्स और चाहिए आपको, इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है, अगर आपको चाहिए कि मुझे डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप मुझे मैसेज करें इस नंबर पे, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। जीरा के ऊपर जो भी अपडेट है आपको मैं दिया करूँगा, ठीक है? और जो भी किसान भाई देख रहे हैं, सबसे पहले ये ज़्यादातर वीडियो मेरा कोशिश रहता है अपने किसान भाइयों के लिए ही बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी पेड रहती हैं, ठीक है? लेकिन मेरा मेरा यही ये रहता है कि किसान भाइयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर जो प्यार मिलता है अपने किसान भाइयों से ही मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तक किसान भाई के पास ये पहुँचे, और व्यापारी भाई लोग तो देखते ही हैं, उन लोग को डाउट, उनके बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं मुझे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग का प्यार मिलता है तो मेहनत करने का भी मन करता है। तो देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।